दोस्तों तो थोड़े दिन पहले जिस हथनी की डेथ हुई थी, हाँ वही विनायकी जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, जिसका केरला में डेथ हुआ था। बहुत सारे वीडियोस आए, न्यूज़ आया। तो आपने उसके ऊपर आरआईपी लिखा कि नहीं? हाँ यार, नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा यार, इतना सारा काम होता है और ऐसे न्यूज़ तो आते रहते हैं हमेशा। तो और हमारे पास तो भाई कसौटी देखने का काम है, उसके बाद फिर बच्चा तो नागिन देखना है, फिर व्हाट्सएप चेक करना है, फिर चैटिंग करना है, फिर टिकटॉक स्क्रॉल करना है। इतना सारा काम है, इसके बीच ये आरआईपी क्या लिखे, है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों से कभी आपको फुर्सत मिल जाए तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस हथनी की डेथ में जितना कसूरवार वो पटाखे खिलाने वाला इंसान है नारियल में डाल के, उतने ही कसूरवार वो पूरे गांव वाले हैं, उतने ही कसूरवार वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, उतने ही कसूरवार वो डॉक्टर है, और उतने ही कसूरवार हम हैं। कैसे हैं उसके लिए आपको मेरी बात समझनी होगी दोस्तों। एक हथनी, एक बेजुबान जानवर, वो भी गर्भवती, उसको लोग अपने आसपास से भगाने के लिए पटाखों भरा नारियल खिला देते हैं, उसका पूरा जबड़ा जल जाता है, साथ ही साथ उसके दांत भी टूट जाते हैं। वो बेजुबान जानवर गांव में जाती है, लोगों से मदद की भीख मांगती है, बेजुबान होते हुए भी बार बार जाती है कि कोई उसको हेल्प करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता, सब लोग उसको अपने से भगा देते हैं। अंततः वो एक नदी में जाकर शरण लेती है। ये घटना पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की है, केरला की। लोग, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो वो शरण लेती है जाके, वहाँ पे भी जो लोग मदद के नाम पे आते हैं, पहले वो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं उसको। नहीं है वो भागती है तो आग जलाते हैं, फिर भी नहीं भागती है तो लोग उसको तार से घेर के ये कोशिश करते हैं कि अब वो उस नदी से बाहर न निकले, और सब लोग तमाशबीन बन जाते हैं, बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब उसकी मृत्यु होगी। जो डॉक्टर आता है वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार करता है। तो आपको, आपके अनुसार क्या हुआ कि उस गर्भवती हथनी जिसकी जान भूख प्यास और उस तड़प से चली गई, उसके ज़िम्मेदार क्या सिर्फ वो नारियल खिलाने वाला था? वो सारे गांव वाले नहीं थे? क्या उन गांव वालों को ये सारी बातें नहीं पता थी कि उनके गांव में ऐसा होता है? क्या उन लोगों ने कभी इस बात को लेकर आवाज़ उठाई? क्या उन फॉरेस्ट ऑफिशियल को नहीं पता था? ऐसा ही एक घटना केरला में कोलार डिस्ट्रिक्ट में पथनपुरम विलेज में 1 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन चूंकि उसको मीडिया कवरेज नहीं मिला तो वो हम लोगों के सामने नहीं आया। और बात सिर्फ वो एक पटाखे खिलाने की नहीं है, आपको आपको एक हाथियों से रिलेटेड डेटा जानना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक हाथी का जो प्रेगनेंसी का साइकिल होता है वो अराउंड 18 मंथ्स का होता है। मतलब कि जो इंसान में 9 महीने का होता है, वो उस एक प्रेग्नेंट हाथी को वो 2 साल के लमसम झेलना होता है, 18 मंथ्स। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होती है। और उसके बाद भी बहुत सारा नेचर का जो चैलेंजेस है उसको फेस करते हुए एक हाथी उस स्टेज पे पहुंचता है कि फिर वो रिप्रोडक्शन कर सके। तो आप ये चीज़ की बात समझिए, हमारे देश में अराउंड 27 टू 28,000 के अप्रॉक्स ही हाथी बचे हुए, पूरे एलिफेंट जोन्स को मिला देने के बाद। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सोचने की बात है कि सिर्फ केरला की ऐसी घटना नहीं है दोस्तों, हमारा डेवलपमेंट उनके लिए कितना खतरनाक हो रहा है ये भी सोचने की बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 से 2018 तक में 249 अराउंड 249 एलिफेंट्स का रेलवे ट्रैक पे इस तरह से कुचल के डेथ हो चुका है। उसके अलावा अराउंड 300 एलिफेंट्स ओडिशा में 2018, मतलब 5 साल के अंदर 2018 तक में मारे जा चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों, पीयूष गोयल साहब का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2016 से लेकर 2018 तक में 32,000 अलग अलग तरह के जानवरों का डेथ हो चुका है रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक ट्रेन के आने से, कुचलने से, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई लायन हो, चाहे वो बुफेलो हो, किसी भी, चाहे लियोपार्ड हो, कोई भी, बहुत सारे अलग अलग जीव का डेथ रेलवे ट्रैक पे आने से हो चुका है। हमें ये सोचना है कि हमारी डेवलपमेंट भी, आप ट्रेन का सफ़र तो आप लोग करते ही होंगे, तो जिस ट्रेन के सफ़र का मज़ा आप लेते हो वो किसी के लिए सज़ा बन रही है। बहुत सारे देशों में दोस्तों केकड़ों के लिए भी टनल बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो भैया जो जानवर हमें दिख जाता है हम उसे भी मार डालते हैं पीट पीट कर। ये बोलते हैं कि वो रिहायशी इलाके में घुस गया। आपसे मेरा एक सवाल है
कि वो रिहायशी इलाका कहाँ से बना, कहीं से आप ले आके सेट की हो क्या, कि उन्हीं के घर को, उन्हीं के जंगल को काट के हम लोगों ने तो रिहायशी इलाका बनाया है। उनके जंगल को काट लेते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फार्म हाउस बना देते हैं और बोलते हैं कि या आवर होम इनटू द लैप ऑफ नेचर, है कि नहीं, और बहुत रॉयल्टी से लोग रहते हैं। लेकिन आपकी रॉयल्टी, आपका वो फार्म हाउस, आपका वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो उनके लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि उनका घर छीन जाता है। और वो कभी अगर आपके इलाके में गलती से आ गए, जो कि छीना हुआ इलाका है, तो अगर उसमें आ गए तो आप लोग उनको पीट पीट कर मार डालते हो। आलम ये है कि हम लोग जहाँ, हम इंसान जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पे रह रहे सभी जीवों का जीना हराम कर दिया है। अगर हम जंगलों तक पहुँच रहे हैं तो उनका घर छीन ले रहे हैं, जंगलों में आग लगा दे रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा आग भारत में ही लगाई जाती है जंगलों में, आप देखिए। और उसके अलावा अगर हम समुद्र में पहुंच रहे हैं तो समुद्री जीवों का जीना हराम कर दे रहे हैं। उन समुद्र को हम लोगों ने गटर बना दिया है। वहाँ से अगर छूट रहे हैं तो अब हम लोग समुद्र के गहराई में जो बचे जीव हैं उसकी खोज कर रहे हैं। क्यों खोज कर रहे हैं? अब उसे पकड़ेंगे, उसे, उनका जीना हराम करेंगे। और धरती पे तो सबका जीना हम लोगों ने लगभग हराम कर ही दिया है। अब बचा है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में भी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनका जीना हराम कर रहे हैं ना, वो लोग कैसे चैन से जी सकते हैं? उनका भी जीना हमें हराम करना है। तो इसीलिए अब अंतरिक्ष में भी मिशन हम लोगों ने लगा दिया है, करोड़ों रुपए खर्च करके, कि आ रहे हैं बेटा हम तुम्हारा जीना हराम करने। मतलब हम लोग इतने बेशर्म हैं दोस्तों कि जिसका हम लोग दूध पीते हैं, है ना, गौ को हम लोग माता बुलाते हैं कि नहीं, हम सब लोग माता बुलाते हैं। और गाय पे हमारे देश में चुनाव लड़ी और जीती भी जाती है कि नहीं। गौ तस्करी पे हम लोग लोगों को मार भी देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ आपने पढ़े होंगे। लेकिन वही गौ माता दोस्तों हमारी क्या खाती, चलिए आपको दिखाता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने घर से कोई जूठन या ऑर्गेनिक फूड फेंकते हैं तो कृपया कर उसको पन्नी में ना फेंकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फ्रेशली फेंकें, ताकि गौ माता तक पहुंचने में वो सड़े नहीं। देखिए हमारी गौ माता क्या खा रही है, सड़ा हुआ जूठन, जिसके आसपास जाने से भी आप नाके भौं सिकोड़ लो, वो जूठन खा रही है। उसमें भी प्लास्टिक मिक्स, और साथ में कुत्ते भी खा रहे हैं। और देखिए ये दूध निकालने वाला आ गया। मतलब कि जिस गौ माता को हम सड़ा हुआ जूठन खिलाते हैं कुत्तों के साथ, उनसे हम लोग शुद्ध दूध की आशा रखते हैं। हमारा स्तर किस हद तक गिर गया है ये सोचने की बात है। और समाज जो शिक्षित है उसके सबसे टॉप कैटेगरी में जो डॉक्टर्स आते हैं, कोरोना वॉरियर्स हमारे, उनकी करतूत मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉकडाउन के कुछ हफ्ते बाद की तस्वीर है। मतलब कि जो लोग कोरोना से बचने के लिए जो डॉक्टर्स पीपी किट पहनते हैं, उसको भी हम लोगों ने गौ माता के खाने में मिला दिया। मतलब कि गौ माता के लिए सुपर फूड बना दिया है। कचरा, सड़ा हुआ जूठन, प्लास्टिक, सर्जिकल वेस्ट और जितने भी खतरनाक मेडिकल वेस्ट है, तो ये है हमारी गौ माता। उस गौ माता की क्या हालत है आपने अभी देखा। मतलब कि हमारी गौ माता से हम लोग शुद्ध दूध की तो उपेक्षा करते हैं, लेकिन हमारी गौ माता खाती क्या है? तो कचरा खाती है। शहरों में घूम घूम के, वो भी कचरा खाए तो, जूठन खाए तो खाए, सड़ा हुआ जूठन खाती है। और उसमें भी हम लोग उसको प्लास्टिक मिक्स करके देते हैं। उस प्लास्टिक की वजह से दोस्तों क्या होता है, उनके पेट में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बहुत दर्द होता है, उनके पिछले पैर में पैरालिसिस के चांस होते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन में ऐसा निकल के सामने आया है कि एक गाय के पेट से 50 से 55 किलो तक प्लास्टिक निकला। उसके कारण उनका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ एक लखनऊ शहर में अराउंड 1000 गाय एक साल में मारी जाती हैं सिर्फ प्लास्टिक खाने की वजह से। ये आपके सोचने की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शुद्ध दूध की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक शुद्ध खाना भी नहीं दे रहे हैं। जो जूठन दे रहे हैं वो भी अपनी माता को सड़ा के, जो कि आपके हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर है, जिसको आप लोग माँ मानते हैं, उसको हम लोग मतलब कि ये खाना खिला रहे हैं। उसकी ये हाल। कोरोना वॉरियर्स क्या कर रहे हैं वो भी आपने देखा। कोरोना वॉरियर्स अपने सर्जिकल आइटम, इन्फेक्टेड सर्जिकल आइटम्स को भी उसी खाने में, उसी जूठन, सड़े हुए जूठन में मिला के देते हैं। मेरी बात हुई उन गाय रखने वालों से, उन लोगों ने अपना
भाई एक मजबूरी दिखा दे कि हम क्या करें। भैया जिसकी दुकान होती है ना वही अपनी दुकान के लिए जगह खोजते हैं। अगर आप दूध का बिजनेस कर रहे हो तो या तो आप सरकार से मदद मांगो, नहीं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने गाय के लिए प्रॉपर जगह खोजो। अमेरिका जैसे देशों में जहाँ लोग बीफ खाते भी हैं, वो लोग अगर दूध के लिए अगर किसी गाय को पालते हैं तो उनका आप जाके देखो फार्म जहाँ पे वो लोग गाय को रखते हैं, कितने अच्छे से रखते हैं। तो आप बस यहाँ पे गाय को राजनीति में यूज़ करो और बाकी समय वो कचरा खाएं। हम लोग बस यही करते हैं। और आप आसपास अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, मेरी गारंटी है कि आप अपने आसपास देखते होंगे कि गाय घूम रही हैं। बहुत सारे गाय को रोड एक्सीडेंट में उनके पैर टूट जाते हैं, लाचार हो जाती हैं। बहुत सारी गाय आपके आसपास कचरा खाती होंगी, लेकिन हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं। हमें क्या मतलब भैया, हमें तो बस उस दूध से मतलब है। तो चलिए इस स्वार्थ में भी एक बात आपको बता देता हूँ, जो गाय प्लास्टिक खाती है उसकी दूध की क्वालिटी में बहुत चेंज आता है। उसकी दूध की क्वालिटी मिलावटी हो जाती है, अच्छी नहीं होती। इस पर भी आप रिसर्च कर लीजिएगा। एटलीस्ट अब जबकि आपका स्वार्थ जुड़ गया है तो एटलीस्ट अब आपको अपने आसपास अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको आपको रोकना चाहिए, आगे आना चाहिए। हम लोग लेकिन क्या है भैया, हम शिक्षित समाज से बिलोंग करते हैं कि हमारे नौजवान खास करके कभी कुत्ते को बाइक से बांध के घसीट देते हैं, कभी कुत्ते को छत से फेंक देते हैं, है कि नहीं। और जो लोग कुत्ता पालते भी हैं वो बस इसीलिए पालते हैं कि उसके लिए कुत्ता पूंछ डुलाता है। जिस दिन से वो पूंछ हिलाना बंद किया, आप उसको भी पालना छोड़ दो। तो हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, एक किसी दूसरे जीव को आप एक बार बचा दो या एक सूखी रोटी किसी कुत्ते को खिला दो, जीवन भर वो आपका कर्जदार रहता है। जीवन भर हमसे ज़्यादा इंसानियत वो दिखाता है, जीवन भर वो हमारे लिए पूंछ डुलाता है। तब कि आप उसको एक सूखी रोटी खिला रहे हो, उसके लिए कोई आपके लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता है। वो मतलब कि जो कीमती नहीं है वो भी अगर आप उसे खिला दे रहे हो, उसके लिए भी आपके लिए जीवन भर एक किसी जानवर की आप जान एक बार बचाते हो, जीवन भर आपका कर्जदार होता है, चाहे वो कितना भी खूंखार जानवर हो। तो ये सोचने की बात है कि हमसे ज़्यादा मानवता, हमसे ज़्यादा इंसानियत उन जानवरों में है। तो जानवर कौन है, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सोचने की ज़रूरत है। शिक्षित समाज के उन बुद्धिजीवियों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जितना ये धरती आपकी है ना, उतनी ही ये धरती उन जीवों की भी है, उन पेड़ पौधों की भी है, ठीक है। तो आप थोड़ा ये समझ लें कि आपस में तो लड़ भिड़ रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों को आप जीने नहीं दे रहे हो, अगर उन लोगों को ख़त्म कर रहे हो, तो आने वाले समय में नेताओं के इशारे पे मुजरा करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। कर ही रहे हैं कुछ लोग, और बाकी जो बचे लोग हैं वो भी करेंगे ही, और आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। एक कोरोना आया तो कैसे लूट मार मचा दिए, पैनिक बाइंग करके, तो देख लिया ना, एक ट्रेलर देख लिया। तो ऐसी सारी बीमारियां जो है ना डेली डिस्कवर करते रहो, और वो बीमारियां आएंगी नहीं, वो हमारी गलती से पैदा होंगी। जैसे कि कोरोना हुआ है, आगे चल के बहुत सारी वैसी बीमारी हम लोग पैदा करने वाले हैं और खुद में लड़ भिड़ के मरने वाले हैं। तो संभल जाओ, सोचो। ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतना अच्छा हर कैपेबिलिटी दिया है, हमें इतना कैपेबल बना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम धरती को सब जीवों के लिए रहने के लायक बनाए, सबको इक्वल स्टेटस दे। इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते हो ना आप लोग, गोरा काला छोटा बड़ा की लड़ाई लड़ते हो, ये भी तो एक लड़ाई है। सब जीवों को इक्वालिटी देना भी तो बहुत बड़ी हमारी लड़ाई है। वो डिग्री ही किस काम की है आपकी, बड़ी बड़ी डिग्री। भैया हमको तो एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि हम लोग मतलब कि अपनी जनसंख्या की फैक्ट्री लगाए हुए हैं। शादी हुई, अगले साल बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे पैदा करेंगे, और ये रहेंगे कहाँ। और दूसरे जानवरों के बच्चों को हम मार रहे हैं, दूसरे जानवरों का घर छीन रहे हैं, दूसरे जानवरों का हम लोगों ने जीना हराम कर दिया है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्सटिंक्शन के वर्ज पे आ चुके हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, तो आपने देखा होगा इस लॉकडाउन ने ये समझाया है कि इंसानों से पूरी पृथ्वी त्रस्त हो गई है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सारी पृथ्वी फिर से जगमगाने लगी, खिलने लगी, मुस्कुराने लगी, सारे जीव जंतु लोग हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तो इस धरती को हमारी ज़रूरत नहीं है। और उन ट्रांस वेजिटेरियन से
को मैं एक मैसेज देता हूँ। ट्रांस वेजिटेरियन मैं उनको बोल रहा हूँ, जैसे एक अंडा खाने वाले वेजिटेरियन होते हैं तो एक मटन चिकन खाने वाले वेजिटेरियन होते हैं। उनका थ्योरी ये होता है कि मटन चिकन तो बना ही है खाने के लिए, वही मटन चिकन जब कटना है ना, उसके कतार में एक बार आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो एक बार जब वो छुरा आपके गले पे सट जाएगा ना, तो उसका वो आपकी रूह जो है, ठीक है, वो जन्मों जन्म तक उसी डर से कांपते हुए पैदा लेंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ और अपनी साक्षरता दिखाओ, और ये बात मान के चलो कि आप इस प्लेनेट को छोड़ के चले गए ना तो प्लेनेट और खुश हो जाएगा, लोग जीव जंतु जितने हैं ना वो और खुश हो जाएंगे। और जो तुम बोलते हो ना कि चिकन ये सब तुम इकोसिस्टम बैलेंस करते हो, एक वीडियो है जो आप बोलोगे तो पोस्ट करूँगा, देखना उसमें चिकन को कैसे हम लोग पैदा करते ताकि हम लोग उसको काट के खा सकें, है ना। तो जीव हम लोग बनाते हैं ताकि काट के खा सके। हम लोग उन वैम्पायर से कम नहीं है जिसको फिल्मों में आप लोग देखते हो कि जो एक तरह से इंसानों की फैक्ट्री लगाते हैं जिससे वो उसको अधमरा करके और खून निकालते हैं ताकि उनका जो फूड सप्लीमेंट पूरा हो सके। तो भैया संभल जाओ, ठीक है, और अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो स्ट्रांगली आवाज़ उठाओ, अपनी साक्षरता दिखाओ, तो इस इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रहने दो और बच्चे कम पैदा करो, ठीक है। और इंडिया वाले तुम तो कम ही बच्चे पैदा करो, तुम मतलब कि अब तो किसी के रहने की जगह नहीं बची है, ये हाल है, ना खाने के लिए अनाज बचा है, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में। तो थोड़ा संभलो और दूसरे जीवों को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना तुम अपने आप को, अपने बच्चों को देते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। हाँ, पता है कि ये वीडियो में मैंने गाली नहीं दिया है, मे बी फेमस ना हो, अगर चंद लोग भी अगर ये बात समझ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बने रहिए, मे बी फिर अगली बार कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।